नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्रामीण से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें कि यहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। आज सुबह से ही आमता विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है और अपने आप में बेहद दिलचस्प आज का ये पूरा का पूरा मुकाबला 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की कुल 31 सीटें शामिल हैं। अगर बात करें असम की तो वहां की 40 सीटें और इसके अलावा अलग अलग हिस्सों की तमिलनाडु की आज पूरी की पूरी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है। केरल और पुडुचेरी की भी पूरी सीटों पर मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर इस वक्त निकल रहे हैं। उम्मीदवारों के पक्ष में पूरा माहौल बनाया था पार्टियों ने, लेकिन आज जनता के फैसले की घड़ी है और इसी वजह से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के मौके पर, सबसे बड़े त्योहार के मौके पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे पहले आमता विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। मैं चाहूंगी हिमांशु, हमारे कैमरा पर्सन, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। बड़ी तादाद में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, और यकीनन ये तस्वीरें बहुत सारी कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। वैसे भी पहले और दूसरे चरण की हम बात करें तो हम सब ने देखा था किस तरह से 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी यहां पर, और उम्मीद यही कि आज वो तमाम रिकॉर्ड और टूटते और बनते हुए यहां पर दिखाई देंगे, जिसके लिए मतदाता अपने घरों से इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। 5857 प्रत्याशी मैदान में है। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की आज समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में आज एक फेज में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं स्वप्न दास गुप्ता, जो कि वीवीआईपी सीट है। इसके अलावा तमाम और भी वीवीआईपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह सुबह वो तमाम लोग वोट डालने के लिए कैसे अपने घरों से बाहर निकले, वो आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से पश्चिम बंगाल के इस वक्त हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता और भी जुड़ेंगे। इंद्रजीत कुंडू भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले सूर्याग्नि, आपका रुख करते हुए, जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है वहां का उत्साह क्या कहता है, किस तरह से वहां पर मुकाबला इस बार रोचक रहने वाला है, और खास बातें अगर उस पूरे के पूरे इलाके की हमारे दर्शकों को आप बताएं। सूर्याग्नि, इस वक्त मैं जहां पर देखिए सबसे खास बात साउथ 24 परगना की बारुईपुर या फिर साउथ 24 परगना की ये है कि ये 2019 में भी तृणमूल का गढ़ रहा पॉलिटिकली, और आज यहाँ पे चुनाव है। करीबन 19 सीटों पे साउथ 24 परगना के चुनाव हो रहे हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड सुबह से हम बारुईपुर में देख रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो खुल के मतदान करने के लिए सुबह सुबह ही पहुंच चुके हैं। ये बारुईपुर केंद्र के एक पोलिंग बूथ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि आधा से ज्यादा जितने भी हम वोटर्स देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी अगर हम कहें तो 50% से ज्यादा वोटर्स यहाँ पर महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है, और पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए शायद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ही उनके कैंपेन में महिला वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, और आज खुल के महिला वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं और अपना मतदान देने के लिए सुबह सुबह वो आ चुके हैं। ये वोट जो है ये कौन से तरफ जाएगा वो दूसरी बात है, वो मई 2 को पता चलेगा। लेकिन अगर हम वोटिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे भरपूर शांतिपूर्वक एटलीस्ट बारुईपुर में वोटिंग आज पिछले 1 घंटे में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आरामबाग से अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल की जिन 31 विधानसभा सीटों के लिए 3 जिलों के मतदान हो रहा है, उस समय तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने 2016 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 में से 29 सीटें जीत ली थी। एक कांग्रेस के पास गई थी सीट और एक लेफ्ट पार्टी के पास गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जय श्री राम या चंडी पाठ के जरिए, हालांकि ममता बनर्जी ने आखिरी दौर में हम सब ने देखा था किस तरह से मुस्लिम वोटरों का बंटवारा ना हो, इसकी भी अपील करती वो नजर आई। इसका कितना असर पड़ेगा, सीधे रुख कर लेते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, आप जहां पर खड़े हैं, पीछे की तस्वीर क्या बयां करती है, किस तरह का उत्साह, और तीसरे चरण में वो कौन सा मुद्दा रहा जो सबसे ज्यादा हावी दिखाई दिया?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आरामबाग हाई स्कूल में हूं। बड़ा बूथ है, लगभग 6 बूथ हैं। यहां पर एक ईवीएम मशीन भी अभी ख़राब हो गई थी, हालांकि 1 घंटे तक ख़राब रहने के बाद अभी शुरू हुई है। ये जो 117 नंबर बूथ है, यहां पर ईवीएम मशीन ख़राब हुई थी। बाकी हर जगह यहां पर जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई है कोविड के प्रोटोकॉल के तहत। और आपको बताऊँ, ये इस बार तीसरे चरण में 31 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, इनमें से ज़्यादातर सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा है। ख़ास तौर पर दक्षिण 24 परगना और हावड़ा, जहां 2019 में भी बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि हुगली, जहां पर इस वक्त मैं हूं, आरामबाग या इसके आसपास के इलाके में बीजेपी को 2019 में सफलता मिली। बीजेपी को एक सांसद मिला यहां से। और ये जो सीट है आरामबाग सीट, पिछली बार 2019 में अपरूपा पोद्दार को यहां से जीत मिली, लेकिन वो जो जीत मिली वो महज 1100 या 150 वोटों से मिली। यानी आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था, तगड़ा था। बीजेपी ने इस इलाके में, इस अंचल में कुछ हद तक अपनी कामयाबी और अपनी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इसके अलावा दक्षिण 24 परगना या हावड़ा जो इलाके हैं, यहाँ पर टीएमसी का दबदबा शुरू से रहा है। और अगर सीटों की बात करें तो ज़्यादातर सीटें हावड़ा में पिछले विधानसभा में 16 की 16 सीटें टीएमसी को मिली थी। दक्षिण 24 परगना में भी यही हाल था। तो ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और ख़ासतौर पर हावड़ा ग्रामीण, हुगली का ये भी ग्रामीण इलाका है, और दक्षिण 24 परगना, इन इलाकों में जो हम अगर वोटर का प्रतिशत देखें, उसमें अल्पसंख्यक वोटर्स के प्रतिशत भी ज़्यादा हैं। तो तीसरे चरण का जब चुनाव शुरू हुआ, उससे पहले ममता दीदी को चोट लग चुकी थी। नंदीग्राम का चुनाव सामने था, नंदीग्राम के चुनाव पर सारी नज़रें थीं। लेकिन मुख्य तौर पर जो चुनाव हुआ, उसमें हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, तो तुष्टीकरण की कोशिश हुई। और जो डेवलपमेंट्स की बात है वो काफ़ी हद तक दब गई थी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तहत ही पूरा का पूरा ये तीसरा जो चरण है उस पे शामिल है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, जैसे ही ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी होता है। लेकिन इन सब के बीच आज चूंकि मतदाताओं का दिन है, जनता जनार्दन फैसला कर रही है, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब जनता की बारी आती है तो बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और ये सब कुछ लगातार पिछले कई दिनों से आज तक पर हम दिखा भी रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी कवरेज बंगाल के अलग अलग हिस्सों से तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी पार्टियां पूरा जोर लगाई हुई हैं। आपको बताते चले, तमिलनाडु की 234 सीटों पर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। एमके स्टालिन निकले हुए हैं वोटिंग के लिए। उनकी तस्वीरें आपके सामने है। यकीनन यहां पर मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच में ही है। अब इन दोनों में से कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमल हासन भी आज अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ सुबह सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। अभिनेता रजनीकांत, हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के चुनावी मैदान में वो होंगे, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो चुनावों में नहीं उतरे। उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया, लेकिन सुबह सुबह मतदान करने के लिए वो भी बाहर निकले। पी चिदम्बरम भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एमके स्टालिन। यकीनन उनके सामने बड़ी चुनौती है डीएमके को जिताने की, क्योंकि एआईएडीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हालांकि जो माहौल है एआईएडीएमके डीएमके के बीच, वहां पर रोटेट होती रही हैं चीजें, लेकिन इस बार क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जयललिता इस बार नहीं है, करुणानिधि इस बार नहीं है, उनके बगैर ये मतदान हो रहा है। तो इस बार का ये चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन एक तरफ है एमके स्टालिन तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके जिसको सपोर्ट कर रही है बीजेपी। अब इन दोनों में से कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्योंकि आज कुल 234 सीटों पर मतदान तमिलनाडु में किया जा रहा है। वहां पर एआईएडीएमके के सामने जहां अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं डीएमके के नेता एमके स्टालिन का दावा यह है कि वो बाजी इस बार जीत जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। डायमंड हार्बर से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हम आपको लेकर आते हैं। ये तस्वीरें लगातार आज तक पर दिखाते रहेंगे। डायमंड हार्बर से हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, लगातार बंगाल की अलग अलग तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डायमंड हार्बर में आपकी मौजूदगी है। यहाँ की बात करें तो कौन से मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा हावी दिखाई दिए, कौन कौन से बड़े दिग्गजों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, और खास बातें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए इंद्रजीत। जी हाँ चित्रा, डायमंड हार्बर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, और आज
उसी जिले में दक्षिण 24 परगना जिले में दूसरे चरण का मतदान है। ये तीसरा फेज है। 16 सीट इस दूसरे चरण में, पिछले चरण में 4 सीटों का चुनाव हो चुका है दक्षिण 24 परगना में। कुल मिला के दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं और इसको तृणमूल का गढ़ माना जाता है क्योंकि 31 में से 29 सीटें 2016 के चुनाव में तृणमूल ने जीता था। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है दक्षिण 24 परगना जिला। और इस वक्त अगर बीजेपी जिस तरह से चैलेंजर के रूप में उभर रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, अगर तृणमूल को सही तौर पे एक चैलेंज उनको देना है तो दक्षिणी बंगाल और खास करके दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी को अच्छा करना पड़ेगा। तो पिछले 2 चरण का जो चुनाव हम देख रहे थे वो था बीजेपी का गढ़, क्योंकि जंगल महल इलाके में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छा किया था। अब जो मुकाबला होने वाला है वो दक्षिण बंगाल में होने वाला है और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। आज दक्षिण 24 परगना में 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 16 सीटों में टीएमसी का दबदबा रहा है। और आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग सुबह से जो लाइन है उस लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे जो कोविड प्रोटोकॉल की बात हम सुबह से कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि कोविड के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा है और हैंड सैनिटाइजर भी है। तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है और जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो भी पुख्ता किया गया है। चित्रा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब इंद्रजीत आप दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। चेन्नई से अक्षरा नाथ इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अक्षरा, लगातार आप अपनी रिपोर्ट के जरिए तमिलनाडु की स्थिति मौजूदा क्या है वो बताती रही हैं आज तक, पर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस वक्त वहां पर पोलिंग कैसी चल रही है और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चेन्नई में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज के इस मतदान को लेकर। चित्रा, अभी हम SIT कॉलेज में हैं और यहाँ पे एक खासी इंपॉर्टेंट विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये है कि यहाँ के DMK जो चीफ है MK स्टालिन, उनके सन यूथ विंग लीडर ऑफ द DMK उदयनिधि स्टालिन के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए आया है। यहाँ पे उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर एक क्यू में रहते हुए वोट डालने के लिए अभी अंदर गया है और DMK के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। चित्रा, हम ये देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे कलेक्टर जो है M करुणानिधि और उसके अलावा अम्मा जो है J जयललिता, दोनों अभी इलेक्शंस में नहीं है। दोनों की मौत के बाद पहले इलेक्शंस है तमिलनाडु में, इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं DMK ADMK के ये लड़ाई में। और आज सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे वोटिंग शुरू हुआ था और कई सारे लोग सुबह से ही हम देख रहे हैं चेन्नई सिटी और कई सारे जगह पे आके वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे एक्टर्स रजनीकांत, अजित, सूर्या, कार्तिक, ये सारे लोगों ने भी सुबह सुबह आके उनके वोट्स कास्ट किया गया है। और हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे DMK चीफ MK स्टालिन पोलिंग स्टेशन से बाहर आने के लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है बहुत ही तैयारियां भी किया गया है। थर्मल स्कैनिंग के लिए भी तैयारी है, सैनिटाइजर्स रखा गया है, मास्क रखा गया है और ग्लव्स भी। और ये सारी चीजें पहनने के बाद ही हम देख रहे हैं कि वोट डालने के लिए लोगों को अंदर जाने के लिए इजाजत दिया गया है। तो कोविड मेजर्स, कोविड प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि MK स्टालिन DMK चीफ बाहर आ गया है और उनके हाथ में जो वोट किया करने के निशाना जो है वो दिखा के वो बाहर आ रहा है। उनके पीछे पीछे उदयनिधि स्टालिन जो है DMK चीफ MK स्टालिन के बेटा और DMK के यूथ विंग लीडर, वो भी अभी बाहर आने वाला है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कई सारे लोग वोट करने के लिए इस बार आ रहे हैं, स्पेशली वुमेन वोटर्स। और हमें ये याद रखना है कि तमिलनाडु में जब भी पोलिंग होता है जो वुमेन वोटर्स के जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इस बार भी 3.19 करोड़ वुमेन वोटर्स है, जहां पे मेल वोटर्स सिर्फ 3.09 करोड़ है। और
ये वुमेन वोटर्स डिसाइड करेगा कौन होगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री या जो गवर्नमेंट जो बनता है, वो डिसीजन फैक्टर हमेशा देखते हैं कि वुमेन वोटर्स यहाँ के वो डिसाइड करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन जो है डीएमके के यूथ विंग लीडर वो आ रहा है। सर, वोटर्स ऑफ तमिलनाडु, We have time till 7 o'clock. Please go and vote. It's your right. That's the only message. How confident are you that this time? I'm very confident. Thank you. That's nice. हम अभी सुना कि so what is the message to the people of Tamil Nadu? Please go and vote. It's your right. And how confident are you about I am very confident. All the candidates will be confident. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हमने अभी देखा कि उदयनिधि स्टालिन हमारे साथ बात किया था, वो है डीएमके के यूथ विंग लीडर, और वो बोल रहा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बार चुनाई में, और वो सारे लोगों को भी बाहर आके वोट करने के लिए बोल रहा था। वो पहले रिएक्शन है डीएमके से, डीएमके के यूथ विंग लीडर था हमारे साथ जो बात किया। और चित्रा, ये भी हमें देखना चाहिए कि तमिलनाडु में इस बार डीएमके और एडीएमके के साथ जो लड़ाई होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ताकि यहाँ पे जयललिता नहीं है, करुणानिधि नहीं है, और द्रविडियन पार्टीज क्या इस बार भी वापस आएगा, वो बहुत ही बड़ा सवाल है। इस बार कमल हासन जो है एक्टर पॉलिटिशियन, वो तीसरा विंग बना के एक पॉलिटिकल फोर्स बन के आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी भी उनके इंरोज तमिलनाडु में करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। तो कौन होगा इस बार? जी अक्षरा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। यकीनन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है पोलिंग बूथ के बाहर, वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। इनके अलावा एमके स्टालिन का परिवार दावा करता हुआ कि इस बार की सत्ता के शीर्ष पर वही बैठेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बुजुर्ग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। देखिए किस तरह से इस लाठी के सहारे चलकर यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। दादा, आपने केमन आছেন? कैसे हैं? वोटिंग हो गई? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? हम आगे से आ रहे हैं। फूलतला से। अपील करेंगे कि लोग युवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और वोट करें। 5 मार्च से बैठता है, हाँ। नाम लेता है। कितने साल की उम्र कितनी है आपकी? हमरा उम्र 95। 95 साल के हैं आप। 95 साल के ये बुजुर्ग हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। यकीनन इनकी ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। दादा, आप जा सकते हैं। बहुत बुजुर्ग हैं। आपको बता दें कि मैं लगातार इनको देख रही थी किस तरह से लाठी का सहारा लेकर कुछ दूर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। 95 साल की उम्र में वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करती हैं जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस तरह से मतदान करते हैं। फिलहाल इस